एक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं और जेई एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। और कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि जो लैंग्वेज है वो आपको कंफ्यूज करती है, बस और कुछ नहीं। बाकी अगर आप एक से ज़्यादा बार इसे रीड करते हैं इस क्वेश्चन को तो आपको आंसर ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि इनमें चार में से क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैविंग मास m1 and m2 and radii r1 r2, then r2 is greater than r1. What is the force exerted by the system on a particle mass small m if it is at a distance r1 plus r2 by 2 from the center? ठीक है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। दिस आर योर ऑप्शन। तो डायग्राम नहीं, डायग्राम हमने खुद बनाया है। तो सिंपल सी बात है, R2 अगर बड़ा है, मतलब R2 का जो रेडियस है वो R1 से बड़ा है, तो M1 M2 मास बाहर है, M1 मास अंदर है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। M2 मास बड़ा एक स्फेरिकल शेल, M1 मास छोटा स्फेरिकल शेल, R1 अंदर हो गया सेंटर से, R2 बाहर हो गया। ऐसा हमने सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। साफ बोला है कि जो स्मॉल मास M है वो सेंटर से R1 प्लस R2 बाई डिस्टेंस, मतलब दोनों रेडियस का एवरेज। तो हम सेंटर से हमने क्या करा है, दोनों रेडियस का एवरेज लिया है और पी पॉइंट हमने मार्क कर लिया है। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे कैपिटल जी आ रहा है, मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो आपको जो फोर्स बताना है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। एक काम करिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर आप 12th क्लास का अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो वहाँ पे भी शेल के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो इनसाइड दी शेल जो फील्ड होती है ना वो ज़ीरो हो जाती है, भले से वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या आपका ग्रेविटेशन फील्ड हो, वो इनसाइड दी शेल ज़ीरो होती है, मतलब सेंटर पे तो कोई फील्ड है ही नहीं। हाँ, अब ये देखिए, जो पी पॉइंट है वो सेंटर से R1 प्लस R2 बाई 2 डिस्टेंस पर है और वो सेंटर से किस मास को इंडिकेट करते हुए बाहर हो रही है, वो M1 मास को इंडिकेट करके बाहर हो रही है। मतलब जो P पॉइंट है उसकी तरफ जो ग्रेविटेशन फोर्स जा रहा है वो M1 के थ्रू जा रहा है, ना कि M2 के थ्रू जा रहा है। बस ये इसका कॉन्सेप्ट था कि इनसाइड दी ग्रेविटेशन फील्ड आपकी जीरो हो गई, आपको P पॉइंट फाइंड करना है। तो P पॉइंट पे किस मास की वजह से आपका ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। साफ देख लीजिए, वहां पे एवरेज है रेडियस का और सेंटर से पास हो रहा है, मतलब M1 मास की वजह से पास हो रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो इंटेंसिटी निकालिए। इंटेंसिटी का सिंपल सा रिलेशन होता है ग्रेविटेशन इंटेंसिटी Gm अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे R का मतलब है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। कौन सा मास आएगा? M1 मास आएगा। ठीक है, तो Gm1 अपॉन में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 फ्लिप करके ऊपर चले गया। ये आपने इंटेंसिटी निकाली। अब फोर्स क्या होगा? तो फोर्स आपका होगा मास, किस मास के ऊपर वो लाई कर रहा है। और एक्चुअली देखिए कुछ नहीं है, वो याद करिए, Gm अपॉन में R स्क्वायर। ये तो न्यूटन का ग्रेविटेशन फॉर्मूला ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने न्यूटन का ग्रेविटेशन फॉर्मूला यूज करा है। अब M1 के साथ आ जाएगा स्मॉल m आ जाएगा, बस आपको M1 के साथ स्मॉल m लगा देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सो सिंपल, खाली एक बार आपको लैंग्वेज को क्रैक करना है। ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस मास की वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है। M1 के M2 हमने फाइंड कर लिया, भैया M1 की वजह से हो रहा है। और जो पॉइंट मास दे रखा है वो स्मॉल m दे रखा है, और ये कुछ नहीं है, F = mi, ये आपका न्यूटन ग्रेविटेशन फॉर्मूला है।